नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम कार्बन चक्र को डिटेल से देखने वाले हैं। इसके पहले के सेशन में हमने जल चक्र को बहुत ढंग से समझा कि जल चक्र होता क्या है, जल चक्र के चरण कौन कौन से होते हैं। पहला चरण पे हमने डिस्कस किया था कि पहला चरण आपका वाष्पीकरण होता है, दूसरा चरण आपका संघनन होता है और तीसरा चरण आपका वर्षण होता है। ठीक है। अब इसके बाद में संघनन के जो प्रकार हो सकते हैं, संघनन में कोई ज़रूरी नहीं कि संघनन ऊपर आसमान में ही हो, ऐसा नहीं है। संघनन पृथ्वी पर भी घटित होता है, जैसे आपका पाला हो गया, कोहरा हो गया। ठीक है। इसके बाद में और क्या होता है, ओस वगैरह हो गया, ओस। ठीक है। ड्यू जिसको बोलते हैं, तो ओस हो गया। ये सब संघनन के ही प्रकार है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि कोहरा किसका एग्जाम्पल है, वाष्पीकरण का है या फिर वर्षण का है या फिर संघनन का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोहरा जो है ये आपका संघनन का प्रकार है। तो ये सारी चीजें आप जानने के लिए आप हमारा पहला पार्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर हमने जल चक्र को बहुत ढंग से समझा है। एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि जब आपकी परीक्षा में पर्यावरण ही पूछा जाएगा तो पर्यावरण हमें फुल कमांड करके तभी परीक्षा में बैठना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट नोट पढ़ के परीक्षा में बैठ जाएं फिर बाद में पछताएं कि आते आते सब चला गया, हम कर नहीं पाए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ढंग से मैं आप नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग वन दरोगा के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और इसके बाद में नीचे मैं कमेंट पिन कर रहा हूँ, उसको आप सभी लोग चेक कर लीजिए। आप हमारा पेड कोर्स भी अवेल कर सकते हो। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 10 फरवरी से आपका जो फी है इसको मैं इंक्रीज करूंगा। तो जो छात्र पुराने हैं वो परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको पहले सूचना दे रहा हूँ कि 10 फरवरी से आपकी फीस इंक्रीज की जाएगी। 10 फरवरी से ये इंक्रीज होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 10 को फिर उतने में मिलेगा, नहीं, 10 को मैं इंक्रीज करूंगा, 9 तक आपके पास टाइम है। ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको सुविधा हो, आपको असुविधा ना महसूस करना पड़े। आप जो नए छात्र आएंगे ये उनके लिए होगा। बाकी जो पुराने छात्र हैं वो 199 रुपये में कल, यानी कि आज आज 8 तारीख है और 9 तारीख तक इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सूचना मुझे आपको देनी थी। बाकी इस पर डिटेल में वीडियो आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बिना किसी देरी के कार्बन चक्र स्टार्ट करते हैं। पहले कार्बन चक्र की खोज से हम स्टार्ट करते हैं कि हुआ कैसे, खोजा किसने। तो जोसेफ प्रिस्टली और एंटोनी लावासियर ने इसको खोजा और हम्फ्री डेवी ने इसको प्रतिपादित किया। तो ये नाम आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है फिलहाल। ठीक है। बाकी कार्बन चक्र को हम मेजर करते हैं, गीगाटन कार्बन प्रति वर्ष इकाई की मात्रा में मापा जाता है। देखिए, इन्वायरमेंट में जो कार्बन का प्रवाह है, मतलब कितना कार्बन प्रवाहित हो रहा है, चाहे वो उत्सर्जन हो रहा है चाहे वो अवशोषण हो रहा हो, यानी कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन की मात्रा है, ये एक साल में कितनी मात्रा रिलीज की जा रही है, इसमें हम इसको मापते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये गीगा टन तक पहुंच जाता है। तो गीगा टन कार्बन प्रति वर्ष के हिसाब से इसको मापा जाता है और यही इसका यूनिट है। ये आप याद रखिए, मे भी आपके परीक्षा में टपक जाए कि हम किस में मापते हैं। तो गीगा टन हो जाता है, मतलब इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये फिर गीगा टन में ही मापते हैं हम इसको। ठीक है। कार्बन हमें मिलता कहाँ से, मतलब अगर हम देखें इन्वायरमेंट में कार्बन एक्चुअली पहुंचता कैसे है, प्रवाह कैसे होता है, मतलब ये निकलता कहाँ से है, इसको आप समझना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और महासागरों द्वारा कार्बन उत्सर्जन होता है। प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्यों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो वहां से भी कार्बन निकलता है। तो ये सब क्या है, यहीं से कार्बन निकलता है और यही यही कार्बन के प्रवाह का उदाहरण है। ठीक है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कार्बन के प्रवाह का उदाहरण कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का प्रवाह होता है, महासागरों द्वारा भी जल का उत्सर्जन होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में अब महासागरों द्वारा जल का उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन कैसे होता है, भाई उसमें भी तो जीवधारी हैं, उसमें भी तो व्हेल मछलियां हैं, अंदर बैक्टीरिया वगैरह है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां पर भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। जो बुलबुले निकलते हैं वो कार्बन ही होते हैं। ठीक है। बाकी मनुष्यों के द्वारा कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो ये सब जो है कार्बन उत्सर्जन के एग्जाम्पल हैं। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आप जानते रहें। इसके बाद में अगर हम देखें कार्बन उत्सर्जन में पर्वतीय क्षेत्र की जो नदी धाराएं हैं, मतलब जो नदी धाराएं पर्वतों से निकलती हैं,
इसका योगदान 5% है। और संपूर्ण नदी तंत्र का, संपूर्ण नदी प्रणाली का जो योगदान है ये 10 से 30% है। ये जानकारी के लिए मैंने लगा रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानें कि पर्वतीय क्षेत्र से जो नदी धारा निकलती हैं उसका 5% और संपूर्ण नदी का कार्बन उत्सर्जन में जो योगदान है ये 10 से 30% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जान लीजिए। ओके, इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। अब हम देखते हैं कि कार्बन का जो भंडार है ये कहाँ कहाँ है। मतलब आपको पता होगा कि वायुमंडल में तो ऑलरेडी कार्बन है, सभी को पता है कि वायुमंडल में कार्बन है। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्थलीय जीवमंडल यानी कि जल प्रणालियां और मृदा कार्बन जैसे निर्जीव कार्बनिक पदार्थ भी शामिल हैं, जहां पर कार्बन की मात्रा हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप ऐसे ही जान लीजिए कि स्थल मंडल पर जो जीवधारी हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कार्बन के बिना जीवन असंभव है। आप में भी कार्बन की मात्रा कूट कूट के भरी है, यहाँ तक कि आपके डीएनए में भी कार्बन भरा पड़ा है। आपकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, उसमें कार्बन है। आपका जो स्कैल्प है उसमें कार्बन है। मतलब कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए ये जो जैव भू रासायनिक चक्र है इसमें जो कार्बन का चक्र है ये काफी विशेष महत्व रखता है। बाकी आप कार्बन उत्सर्जन करते हैं ये भी आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपकी स्कैल्प में नहीं, लेकिन हाँ जो वो जो तिलचट्टे वगैरह होते हैं ना, उनका जो ऊपरी आवरण होता है उसमें कार्बन मौजूद होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको समझते चलें। इसके बाद में ये जो समुद्र है इसमें भी जो द्रवीभूत अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सजीव निर्जीव पदार्थ होते हैं, वहां से कार्बन निकलता है। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन में भी कार्बन होता है। भाई हम ही लोग खत्म होते हैं, हम ही लोग डेड होते हैं, जीव ही डेड होता है। और इसके बाद में कुछ उसका जो हिस्सा होता है वो अंदर चला जाता है जमीन के अंदर, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह बनता है, इसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह होते हैं, आपको पता होगा। तो वहां से भी कार्बन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में पृथ्वी के अभ्यंतर में जो ज्वालामुखी है, भूस्मीय प्रणाली है, पृथ्वी के प्रावरण, सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन वायुमंडल और जलमंडल में छोड़ा जाता है। मतलब पृथ्वी के अभ्यंतर यानी कि पृथ्वी के अंदर से भी कुछ ना कुछ चीजें रिलीज होती हैं कार्बन के फॉर्म में, तो ये भी इन्वायरमेंट में आती है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि कार्बन चक्र पृथ्वी पर मौलिक और संयुक्त अवस्था में कार्बन की गति को दर्शाता है। मौलिक का मतलब क्या होता है कि मतलब स्वतंत्र रूप से कार्बन जो होता है इसको मौलिक बोल देते हैं। और संयुक्त रूप का मतलब ये होता है कि जैसे CO2 वगैरह हो गया, CO2 में भी तो कार्बन है, तो संयुक्त रूप में CO2 हो गया। मौलिक का मतलब इंडिविजुअल यानी कि कार्बन की बात कर रहा है। तो कार्बन चक्र में दोनों प्रकार के कार्बन की बात हो रही होती है, यही ये बता रहा है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि कार्बन जो है स्वतंत्र रूप में कहाँ मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है ये हीरा और ग्रेफाइट में स्वतंत्र रूप से मिलता है। यानी कि हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का प्योर फॉर्म है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं संयुक्त अवस्था में या खनिजों और कार्बोनेट के रूप में और वातावरण में CO2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मिक्स और स्वतंत्र रूप से मिलता है। स्वतंत्र रूप से आप देख सकते हैं हीरा और ग्रेफाइट में मिलता है, और मिक्स रूप में यहाँ कार्बोनेट में मिलता है, और CO2 में मिलता है। तो थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ आजकल, लेकिन फिलहाल मुझे काम करना है तो वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कार्बन चक्र चरण जो है इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कोई आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। कार्बन चक्र का जो चरण है इसको आप देख लीजिए। देखिए, वायुमंडल में मौजूद कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, जो वायुमंडल में कार्बन है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और इसी से पौधे अपना खाना बनाते हैं। और इन पौधों को फिर जानवर द्वारा खाया जाता है। इन पौधों को फिर जानवर खा लेते हैं, और कार्बन उनके शरीर में जैव संचित हो जाता है। तो कार्बन पहले पौधों में गया और पौधों से फिर जानवरों में गया, जानवर ने जब उसे खाया। अब जब ये जानवर मर जाते हैं, अंत में जब ये जानवर खत्म हो जाते हैं तो सड़ते हैं, अपघटक के माध्यम से सड़ते हैं, और कार्बन वापस वातावरण में पुनः छोड़ देते हैं। ठीक है, सड़न में कार्बन रिलीज होता है, और कुछ कार्बन जो रिलीज नहीं हो पाता है, मतलब जो वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता है, वह जीवाश्म बन जाता है। जो सड़ने के बाद में जो कार्बन वायुमंडल में चला जाता है ये तो चला जाता है, लेकिन कुछ कार्बन रह जाता है, और वही कार्बन जमीन के नीचे जाकर जीवाश्म का रूप धारण करता है, हाइड्रोकार्बन्स बनता है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया,
ये बनता है, ये फॉर्म होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तब मानव निर्मित गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वातावरण में और अधिक कार्बन पंप करते हैं। तो जब जीवाश्म ईंधन बन जाता है, ठीक है, पेट्रोल बन जाता है, फिर पेट्रोल जो है मानव द्वारा यूज किया जाता है और वहां से भी कार्बन रिलीज होता है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं, ये जो कार्बन चरण है इसको मैंने बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर पिक मैंने लगाया हुआ है। पेड़ जो है ये प्रकाश संश्लेषण, जैसे वायुमंडल में CO2 है, देख रहे हैं वायुमंडल में CO2 है, वायुमंडल में से CO2 जो है ये पेड़ भोजन बनाने के लिए लेता है, ठीक है, ये ले रहा है। इसके बाद में फिर क्या होता है, इसके बाद में यहाँ से C जो है कार्बन उपभोक्ता यानी कि जानवरों द्वारा खाया पिया जाता है। और इसके बाद में जब ये मर जाते हैं जानवर, तो ये कुछ इनका जो अवशेष है यहाँ से कुछ चीजें सीधे इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती हैं, और जो अवशेष बचता है वो जीवाश्म के रूप में अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तेल एवं गैस बन गया वो चीज, और यहाँ पर तेल और गैस का हमने यूज किया बाई कार, तो यहाँ से और चीजें रिलीज हुई। और यहाँ पर अगर हम जो जल चक्र है, जल में जो कार्बन का रिलीज होता है, इसको अगर देखते हैं तो पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इसको देखते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहे, आप समझ पाए। तो ये चीज हो गई। नीचे आते हैं तो भूमि पर कार्बन चक्र, ये हमने चरण एक्सप्लेन किया है, ये जो आपने देखा ये कार्बन चरण है। अब हम भूमि पर और जल में जो कार्बन का प्रवाह है, कार्बन का जो साइकिल बनता है, इसको ढंग से देखेंगे। ओके, भूमि पर कार्बन चक्र को पहले देखते हैं। वातावरण में जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। कार्बन प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन और औद्योगिक प्रयोगों जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के माध्यम से वायुमंडल में प्रवेश करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करने के लिए पौधों द्वारा CO2 का अवशोषण किया जाता है। समीकरण जो बनता है वो इस प्रकार है, इस समीकरण को आप याद रखिए। ये समीकरण भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ यहाँ पर 6 CO2 करके ना करके यहाँ पर 12 CO2 कर देगा, या कुछ ये अनबैलेंस करके आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सा समीकरण या इक्वेशन सही है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आपका राइट आंसर यही होगा, तो इस समीकरण को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 CO2 प्लस यहाँ पर 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश, एक्चुअली जो मैंने देखा था वो 12H2O था। 6 CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ, फिलहाल आप लोग कंफर्म कीजिए। यहाँ पर ये जो इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2 निकलेगा। अगर हम यहाँ पे 12 करते हैं तो 12 दूनी 24 होता है, 24 हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, ठीक है। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6H2 यानी कि 6 दूनी 12 यानी कि बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 CO2 प्लस 6H2O इस हिसाब से सही बैठ रहा है। और कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 6 कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो 12 और 6 18, यहाँ पर 6 12 दूनी 12 6 18, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन में, ठीक है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए, उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक खाद्य श्रृंखला के साथ कार्बन यौगिकों का ट्रांसफर किया जाता है। उत्पादकों से उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ा है, इसके माध्यम से कार्बन यौगिकों का ट्रांसफर किया जाता है। अधिकांश कार्बन श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर में मौजूद होता है। डिकम्पोजर की भूमिका मृत जीवों को खाने और कार्बन को उनके शरीर से वापस वातावरण में वापस करने की प्रक्रिया है, और इसका समीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है जहां पर ये आप देख रहे हैं, ये CH2 यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये एक्चुअल में 6H2O कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और ये क्या है, ये C6H12O6 ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और ये 6O2, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये CH2O पर होल N ये लिखा हुआ है, जहां पर N अगर आप देखेंगे तो 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जहां पर ये पूरा जो है ये आप देख रहे हैं, ये मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला है। तो इसको आप जब बैलेंस करेंगे तो CO2 और H2 यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये होगा डिकम्पोजर के द्वारा जो मृत जीव होते हैं उनको जो खत्म किया जाता है, वहां से जो CO2 इन्वायरमेंट में जाता है, और जो बचा हुआ CO2 होता है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में जमीन के अंदर चला जाता है। तो उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये हमने भूमि पर जो कार्बन साइकिल बना, जो कि एक्चुअल में यही चरण के माध्यम से हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, ये चीज है।
ठीक है। अब हम जो यहाँ पर ये जल चक्र था जिसकी हमने चर्चा की थी कि बाद में इसको डिस्कशन करेंगे, तो जल चक्र का देख लेते हैं। ये भूमि चक्र आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जल चक्र की बात कर लेते हैं। देखिए, महासागरीय कार्बन चक्र पारिस्थितिकी रूप में महासागर जितना कार्बन देते हैं उससे अधिक ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे इंसान ने मतलब जो जैविक और अजैविक होते हैं अपने हिसाब से, जो ऊपर जमीन पर रह रहे होते हैं वो कार्बन को रिलीज करते हैं, कार्बन कम लेते हैं। लेकिन महासागर कार्बन रिलीज तो करता है लेकिन उससे ज्यादा कार्बन ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको कार्बन सिंक कहा जाता है। ठीक है, तो महासागर को हम कार्बन सिंक कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा कार्बन लेता है और कम कार्बन उत्सर्जित करता है। ठीक है, समुद्री जानवर कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित करते हैं। जो समुद्री जानवर होते हैं ये कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित करते हैं और यह कच्चे निर्माण सामग्री के कठोर बनाने में काम आता है। चूना वगैरह हो गया, ठीक है, सीमेंट वगैरह हो गया, यहाँ पर भी कार्बन का यूज होता है। वही चीज है, कच्चे निर्माण को यह पक्के करने में काम आता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के खोल वाले जीव मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका जो ऊपर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ये कठोर होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब ये जीव मर जाते हैं तो उनका शरीर विघटित होता है और अपने कठोर खोल को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, और यही खोल जब समुद्र तल पर जमा हो जाता है अतः और लहरों द्वारा टूट जाता है और भारी दबाव से संकुचित हो जाता है, तो इससे बनता है आपका चूना पत्थर। जब ये चूना पत्थर की चट्टानें हवा के संपर्क में आती हैं तो अपक्षयित होती हैं और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ देती हैं। तो ये हो गया, ठीक है, जो चूना पत्थर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाता है उसका ये हो गया डिस्कशन। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फिगर है कैल्शियम युक्त अवसाद, जो यहाँ पर जीव है जो कार्बन जिनका जो त्वचा है, ऊपर का स्किन है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब ये जीव मर जाते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर ये क्या होता है, इकट्ठा होता है और यहाँ पर जमीन के अंदर काफी प्रेशर होता है, महासागर में काफी प्रेशर होता है और यहाँ से ये अपक्षयित होते हैं और इसके बाद में ये कार्बनिक अवसाद बनाते हैं या चूना पत्थर वगैरह बनाते हैं और वहां से जो है ये कार्बन रिलीज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, जलीय खाद्य श्रृंखला है ये, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जलीय खाद्य श्रृंखला वगैरह हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन चक्र का जो महत्व है इसको आप समझ लो। ये हमने महासागर कार्बन चक्र और भूमि कार्बन चक्र दोनों का डिस्कशन कर लिया है और इसके अंतर्गत आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब कार्बन चक्र का जो महत्व है फटाफट इसको देख लेते हैं। भले ही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोटे छोटे अंशों में पाई जाती है लेकिन यह ऊर्जा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सूर्य से आने वाली लंबी तरंग विकिरण को रोकती है। ठीक है, CO2 जो है, जो सूर्य से लंबी तरंग वाली विकिरणें होती हैं उनको रोकने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है, इसलिए यह ग्रह पर एक कंबल की तरह कार्य करती हैं। यदि कार्बन चक्र में गड़बड़ी होती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग इसका एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पे कितनी चर्चाएं होती है, कितने सम्मेलन होते हैं, क्योंकि कार्बन हम बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस प्रवाह में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसी के चलते जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग चीजें हो रही हैं। कार्बन पृथ्वी पर हर जीवन का एक अभिन्न अंग है, प्रोटीन और लिपिड से लेकर हमारे DNA तक। इसके अलावा पृथ्वी पर सभी ज्ञात जीवन कार्बन पर आधारित है, इसलिए कार्बन चक्र नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। कार्बन चक्र का महत्व क्या है आपने देखा कि जीवन में जो जैसे हमारे दैनिक दिनचर्या में भी प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हड्डी हो गया, यहाँ तक कि DNA हो गया। ठीक है, ये सब कार्बन पर आधारित है, इसलिए ये कार्बन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी साइकिल को पढ़ना समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने कार्बन चक्र और जल चक्र दोनों को डिस्कशन कर लिया है। अगले सेशन में कार्बन चक्र से संबंधित और जल चक्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर अरेंज करना शुरू कर दिया है, आप लोग अगले सेशन को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो अपना रिव्यू दीजिए। थोड़ी सी मेरी एनर्जी कम रही है, अगर आपको कुछ रिव्यू वगैरह देना है, कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।